हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हेडिंग लगा लीजिए, टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। आइए समझते हैं टॉपलिंग का मतलब क्या होता है और शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल ये क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई एक रफ सरफेस है बेटा, और उस रफ सरफेस पे एक कोई क्यूबिकल बॉक्स रखा है। मान लेते हैं इस क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ L है, ये साइड बेटा, और ये साइड हमारी ब्रेथ B है। ठीक है, अच्छा। और इस क्यूबिकल बॉक्स पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, उसके टॉप एंड से F न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, होगा क्या, जैसे ही आप इस क्यूबिकल बॉक्स पे ऐसे करके फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये बॉक्स ऐसे टॉपेल कर सकता है, यानी कि अपने सरफेस को छोड़ करके ऐसे टर्न कर सकता है। कैसे करेगा, आइए थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं 3D डायग्राम में। कैसे, देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक पोको X3 का मेरा मोबाइल है, इसी से एडिटिंग करते हैं। ठीक है, अभी कंप्यूटर नहीं है मेरे पास। ठीक, तो ये हमारा रफ सरफेस है जिस पे ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स रखा है। ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, और इसके टॉप से क्या लग रहा है? टॉप से क्या लग रहा है? एक F न्यूटन का फोर्स लग रहा है। भाई ये F न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये बॉक्स क्या करेगा, ऐसे टॉपेल कर सकता है। देखिए ध्यान से, अपने सरफेस को छोड़ करके ऐसे टर्न कर गया है, और इसी को बोलते हैं टॉपलिंग। बोलिए हाँ या ना। और टॉपलिंग किस पॉइंट के अबाउट हो रही है, ध्यान से देखिए, टॉपलिंग किस पॉइंट के अबाउट हो रही है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हो रही है। कैसे दिखाएं आपको, आइए दिखाते हैं। टॉपलिंग किस पॉइंट के अबाउट हो रही है, इस पॉइंट O के अबाउट हो रही है। मान लेते हैं आपने F फोर्स ऐसे लगाया तो ये अपना क्यूबिकल बॉक्स टॉपल कर जाएगा इसके अबाउट। कैसे, ध्यान से देखिए, इसके अबाउट टॉपल कर जाएगा ऐसे। क्लियर, O के अबाउट। क्लियर हुई बात की नहीं? कई बच्चों के मन में ये लग रहा होगा कि हम F न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या पता ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स टॉपल ना करे, यानी कि ऐसे ना हो करके ये स्लिप करने लगे। बोलिए हाँ या ना। मगर आपको पता है इसके क्यूबिकल सरफेस के लोअर वाले सरफेस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा पीछे की तरफ। बोलिए हाँ या ना, जिसके वजह से ये फोर्स क्या कर रहा होगा, इसको टर्न करने की कोशिश कर रहा होगा। स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, ऐसा हम मान के चलेंगे, क्योंकि हमारा केस कैसा है, टॉपलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा इसके लोअर वाले सरफेस पे वो इनफ है ताकि स्लिपिंग ना हो। क्लियर हुई बात की नहीं? सिर्फ टॉपलिंग हो रही है, हम ये मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा चलिए, टॉपलिंग तो समझ गए। शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, इसको भी समझाते हैं। चलिए सबसे पहले सारे फोर्सेस एक्ट करके दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास C होगा। क्लियर, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करता है और टुवर्ड्स द, बोलिए, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पता है ये हमारा क्या है, एक रफ सरफेस है। भाई इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू होगा, जिसके वजह से सरफेस रफ होगा। तो भाई पीछे की तरफ अगर आप इस पे फोर्स आगे लगाओगे तो ये आगे मूव करना चाहेगा, स्लिप करना चाहेगा, मगर नहीं होगा, क्योंकि पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। पीछे की तरफ इसके सरफेस पे क्या लग रहा होगा, एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। एक फोर्स और लग रहा होगा जो नीचे वाला सरफेस इस क्यूबिकल बॉक्स के सरफेस पे लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ बना दें? आप कहोगे सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द सरफेस बना दें, जो कि बात गलत हो जाएगी। आप यही तो कहोगे, मुझे पता है। आप कहोगे आपका सरफेस ये था, आपका बॉक्स ये रखा है बेटा, बोलिए ये रखा है, बोलिए। आप कहोगे सेंटर ऑफ मास ये है,
सेंटर ऑफ मास ये है। आप कहोगे बचपन से पढ़ते आए क्लास 11th में कि भैया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से पास करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। हाँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, मगर ये किसने कहा था आपसे कि सेंटर ऑफ मास से ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पास करेगा? क्या आपने कभी सुना था? नहीं, आप सिर्फ अंदाजे में काम चला रहे थे और वो अंदाजा सही हो रहा था अब तक, जब तक आपने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा था। 90% जितने क्वेश्चन बनते हैं, 95 भी मान लो, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ मास से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात गलत है, हमेशा नहीं पास करेगा। सुनिए मेरी बात, क्या अगर आपसे मैं पूछूं, नोट, क्या एक पॉइंट लिखिए बेटा, नोट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज, बोलिए, पासेज फ्रॉम कहां से? सेंटर ऑफ मास। क्या ये बात सही है? क्या वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? ये कहां किसने कहा? आपके केस में कर रहा था, मान लेते हैं, मगर हमेशा करेगा, ये बात गलत है, ये बात गलत है। नोट करिए, ये लिखिए, काटिए इसको, ऑलवेज नहीं करेगा। हाँ, कर सकता है और करता भी था जब तक आपने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा था। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल लगाए थे, आप मानते थे कि जो भी ये बॉडी होती थी उसके सेंटर से पास करता हुआ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता था, मगर ये बात ऑलवेज वाली गलत है। क्या? ऑलवेज वाली बात गलत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, कर सकता है, नहीं भी कर सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ ये हमारा कोई बॉक्स रखा था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये था, तो बेटा सुनिए मेरी बात, इस पे अगर मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है बेटा, तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा दिया, खुद सोचिए आपका फोर्स लगने से क्या होगा? आपके फोर्स लगने से ये बॉडी ऐसे टॉपल कर सकती है, किसके अबाउट? मान लेते हैं ये पॉइंट ओ के अबाउट टॉपल कर सकती है। तो खुद सोचिए, इस टॉपलिंग को रोकने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करेगा? भाई खुद सोचिए, अरे भाई ये फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? ये टॉर्क जनरेट करेगा, इस क्यूबिकल बॉक्स को ऐसे टॉपल कर सकता है। क्या? ऐसे टॉपल कर सकता है, क्योंकि इस पे एफ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से टॉर्क आएगा। कैसा टॉर्क? बोलिए, कैसा टॉर्क आएगा? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगे? कहाँ लगे? कहाँ लगे? क्या ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ लगेगा? बोलिए, मान लेते सेंटर ऑफ मास से नहीं लग रहा है, तो कहां से लगेगा? क्या ये सेंटर ऑफ मास के इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड, यहां पे? खुद सोचिए, अगर इधर शिफ्ट हो गया तो खुद देखिए, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों मिलके इसको घुमा देंगे। ये काम तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं करेगा, ये तो टॉर्क को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बोलिए हाँ या ना? नोट करिएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, कहीं से भी लग सकता है, कहीं से भी, बॉडी के सरफेस से कहीं से भी लग सकता है। यहां से तो नहीं लगेगा, तो कहां से लगेगा? कहां से लगेगा? सुनिए मेरी बात, देखिए ये कैसा क्लॉकवाइज है, ये कैसा है रोटेशन? क्लॉकवाइज है। इसको रोकने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, जिसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसके किसी इस एंड से लगना पड़ेगा। बोलिए, ऐसे एक्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी टर्निंग ऐसे हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए हाँ या ना? तभी ये टॉपलिंग को रोकने की कोशिश करेगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर हुई बात की नहीं? तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा सेंटर ऑफ मास से भी लग सकता है, सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड से भी लग सकता है, राइट साइड से भी लग सकता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है? बोलिए, कहीं बीच से भी लग सकता है, लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, या कह लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शिफ्ट कर सकता है। बोलिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शिफ्ट कर सकता है। बोलो, यहां पे एक पॉइंट और लिखो, एन यानी कि नॉर्मल फोर्स कैन शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि शिफ्ट क्यों करेगा? ताकि टॉर्क को बैलेंस कर सके। क्लियर हुई बात की नहीं? बोलिए हाँ या ना? नेट टॉर्क जीरो हो सके, ऐसा करने की कोशिश करता है। क्लियर हुई बात की नहीं? जिसके वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपने आप की पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है, इस साइड से भी ऐसे लग सकता है और इस सेंटर ऑफ मास के इस साइड से भी ऐसे लग सकता है। क्लियर हुई बात की नहीं? समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिटा दें बेटा। चलिए,
चलिए अब देखिए, ये हमारा एक mg फोर्स लग रहा था, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। हाँ ठीक, तो अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस साइड लगे। आपको पता है F फोर्स ऐसे लग रहा है, ये क्या करेगा, इसको ऐसे टर्न करने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ना, हाँ क्लॉकवाइज। और ध्यान से देखिए, खुद सोचिए भाई, टर्निंग किसके अबाउट होगी, इस पॉइंट O के अबाउट होगी। फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो देखो ये ऐसे टर्न कर जाएगा इस पॉइंट O के अबाउट, ठीक। अच्छा खुद देखिए, और mg फोर्स क्या करेगा, इसको ऐसे टर्न करने की कोशिश करेगा। बोलिए ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस O के अबाउट देखो ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये इसको ऐसे टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुई बात की नहीं, क्लियर। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस साइड लगे, ये भी कोशिश करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके एकदम एंड से ऐसे लग सकता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे लगा है, सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे लगा है, बोलिए b/2 कह सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अभी सब समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब हम यहाँ पे एक रिलेशन डराइव करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉपलिंग विदाउट स्लिपिंग। टॉपलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी कि इसका मतलब क्या है, ये बॉक्स जो हमारा है ये स्लिप नहीं करेगा, ये सिर्फ टॉपल करेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इतना सफिशिएंट है कि स्लिपिंग को रोक सके, पीछे लग रहा है। क्लियर। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें दो चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक तो नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। बोलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नहीं देखा है तो लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लियर। और एक नेक्स्ट क्या था हमारा, नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा नेट फोर्स हमें किसके अबाउट करना पड़ेगा, एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट जीरो करना पड़ेगा। क्लियर। और एक तो वाई एक्सिस के अबाउट भी नेट टॉर्क हमें जीरो करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा एक्स एक्सिस के लॉन्ग सारे फोर्स देखिए, एक तो एफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ऊपर से, और एक एफ फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। क्लियर। तो इनका नेट फोर्स कैसे निकालोगे, बोलिए। अरे आप माइनस कर लो दोनों में से जो बड़ा होगा। हम मान लेते हैं एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू जीरो। बोलिए नेट फोर्स क्या होगा, अरे एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू जीरो कर दिए, बात खत्म। यहां से कहेंगे हम क्या बेटा, F इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, वो किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जितना पीछे की तरफ लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब क्या है, स्लिपिंग नहीं होगी। खुद सोचिए, अरे भाई स्लिपिंग तो तभी होती जब ये एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता, तो इसको स्लिप कर सकता था, मगर फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे की तरफ लगा रहा है दम, ताकि स्लिपिंग ना हो। और हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, टॉपलिंग विदाउट स्लिपिंग। टॉपल तो हो, ऐसे घूमे जरूर, मगर स्लिप ना करे। ठीक है, समझ गए। अच्छा हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से एक रिलेशन क्या बेटा, कि जो हमारा क्या फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, बोलिए वो तो फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के या तो उससे कम होगा, ठीक है, तभी स्लिपिंग नहीं होगी, या उसके इक्वल होगा तब भी स्लिपिंग नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा या तो उसके इक्वल होगा, तभी स्लिपिंग नहीं होगी। क्लियर। अच्छा वाई वाले फोर्स देखिए कौन कौन से लग रहे हैं वाई डायरेक्शन के, एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा है और एक n ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, बोलिए बेटा। हम कह सकते हैं यहाँ से n माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। वाई डायरेक्शन का नेक्स्ट फोर्स कितना हो जाएगा, एक डाउनवर्ड लग रहा है mg और एक n ऊपर की तरफ, दोनों का डिफरेंस ले लिए, तो नेट फोर्स n माइनस एम जी इक्वल्स टू नेट फोर्स जीरो कर दिया। बोलिए, फिर यहाँ से कहेंगे n इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी बेटा, पहले वाली, ठीक। अच्छा अब अगर हम पूछें यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये पूछूं मैं आपसे, तो कैसे निकालोगे। देखिए बेटा वो तो आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स में, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वो होता है म्यू एन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए फ्रिक्शन, जो इस रफ सरफेस का होगा म्यू, मान लेते हैं म्यू है। क्लियर। एन आपको पता है, एन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एम जी के बराबर होती है। अरे भाई जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, इतना तो पता ही होगा, खत्म बात। यहाँ से देख सकते हो
क्लियर। अच्छा, यहाँ से कह देंगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ चुका है अपना, म्यू mg आ चुका है, कोई डरने की बात नहीं है। और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 2 बेटा, क्या दे दो, इक्वेशन 2 दे दो। क्लियर। और इसको भी ऐसे बॉक्स में ले आओ, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का। अच्छा, अब देखिए हम क्या कहेंगे यहाँ से, क्या कहेंगे यहाँ से हम आपसे कि अगर हमने नेट फोर्स जीरो कर दी तो ये मिल रहा है, नेट टॉर्क जीरो करो, नेट टॉर्क जीरो करो। और नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो करते हैं, हम किसी के अबाउट भी कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हैं, इस पॉइंट ओ के अबाउट भी कर सकते हैं। हम पॉइंट ओ के अबाउट कर रहे हैं ताकि हमारा ये एन वाला टॉर्क जीरो हो जाए। भाई अगर ये फोर्स इस ओ से पास कर रहा है और हम नेट टॉर्क अबाउट ओ जीरो कर रहे हैं तो ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही तो पास कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये तो गायब ही हो जाएगा टर्म, खत्म बात, समझ गए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बोलिए बोलिए, नेट टॉर्क अबाउट ओ जीरो कर देंगे, ठीक है। नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा, निकालते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। टॉर्क कैसे निकालते हैं ये तो पता होना चाहिए भैया। टॉर्क होता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। आर होता है डिस्टेंस जहां से आप टॉर्क निकाल रहे हो और फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस, ठीक है। और फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस के। तो देखिए, अब देखिए टॉर्क ड्यू टू एन, एन के वजह से टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क एन की वजह से जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट ओ माना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मानी है ओ, ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, ठीक है। तो और एन इसी पॉइंट ओ के अबाउट से पास करेगा तो उसके लिए उसके वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट ओ के अबाउट देखिए टॉर्क क्या होगा, एफ का, एफ ऐसे लग रहा है, एफ ऐसे लग रहा है, ठीक, बोलिए एफ ऐसे लग रहा है कि लग रहा है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल है, तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, क्लियर। क्या हो जाएगा, बोलिए, एल हो गया इसका आर इंटू एफ, बोलिए आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, बात खत्म। हाँ, अब डायरेक्शन देखिए कैसा होगा, ये ऐसे घुमाएगा इसको, देखिए इसको कैसे टर्न करेगा, इस पॉइंट ओ के अबाउट इसको ऐसे टर्न करेगा, कैसे, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम टॉर्क नेगेटिव लेते हैं, ये बात तो पता होगी, ठीक है। फिर कहें आपसे और कौन सा फोर्स है जिसके वजह से टॉर्क आ सकता है, हाँ देखिए बेटा और कौन सा फोर्स होगा, और कौन सा फोर्स होगा, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स देखिए बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट ओ के अबाउट पास कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी टॉर्क जीरो आएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है, जो भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है उसके वजह से टॉर्क जीरो होता है, तो एन का भी टॉर्क जीरो, एफ का भी जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स का। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। कौन सा फोर्स बचा, हाँ एम जी, देखिए एम जी कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और देखिए इस पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस जहां से वो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, बोलिए बेटा कितना होगा, वो हमारा b/2 होगा। अरे भाई सेंटर ऑफ मास बीच में होता है ना, तो ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। तो r कितना है, b/2 है, और परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, mg है। तो यहां से कह सकते हो r कितना है अपना, बोलिए b/2 है, परपेंडिकुलर फोर्स डाउनवर्ड लग रही जो mg है। डायरेक्शन की बात नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव क्यों होगी, खुद सोचिए, ये mg कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव लेंगे टॉर्क, ठीक, पक्का। अच्छा, हमने नेट टॉर्क अबाउट ओ निकाल चुके हैं और नेट टॉर्क अबाउट ओ जीरो करना है तो जीरो कर दिए, बात खत्म। फिर यहां से क्या कह दोगे, बोलिए क्या कह दोगे, यहां से कह दोगे माइनस एफ एल को इधर भेज दो, बोलिए माइनस एफ एल इजुकल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए एम जी b/2 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, यहां से आप कह सकते हो f की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से मेरे बेटे, क्या f इजुकल्स टू mg b/2l हो जाएगी, बात खत्म, ठीक, क्लियर हुई। अब इसको आप दूसरा इक्वेशन दे दीजिए, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये हमारी थर्ड है। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का पक्का। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम कह सकते हैं यहां से क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या फर्स्ट इक्वेशन ये वाली,
सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी, इसको देखिए, सबसे पहले इसको देखिए क्या कह रही थी, एफ लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, यही तो कहा था फर्स्ट इक्वेशन ने, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दे रही है म्यू एम जी, रख दीजिए यहाँ पे क्या, म्यू एम जी बेटा, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या है ये आप निकाल चुके हैं थर्ड इक्वेशन से, देखिए इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, कितना आ जाएगा, एम जी बी बाई टू बेटा, एम जी बी बाई टू, बात खत्म। यहाँ से देखिए एम जी से एम जी मर जाएगा बड़े आराम से, फिर आप क्या कहोगे, देखिए एम जी बी बाई टू एल था, ठीक है, तो क्या बचा, बी बाई टू एल बचा, बोलिए बी बाई टू एल बचा इक्वल्स टू, नहीं साइन लगाइए, बोलिए म्यू। देखिए ये अपना रिलेशन आया है, ये अपना रिलेशन आया है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में आपके ऑप्शन में देख सकता है या न्यूमेरिकल लगाने के लिए आ सकता है। क्या पता आपको इसकी ब्रेथ गिवन हो और एल गिवन हो, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है, ठीक है। तो आप फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा सकते हो ताकि स्लिपिंग ना हो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो रिलेशन निकाल सकते हो। क्लियर, बोलिए, अरे म्यू आ गया, यहाँ से म्यू निकाल लोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगा सकते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है ताकि स्लिपिंग ना हो, कैसे निकालते हैं, म्यू, बोलिए क्या होता है, म्यू एन होता है, एन तो एम जी के बराबर होगा, म्यू पता चल गया, बस खत्म बात, म्यू यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ रख दोगे वैल्यू तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं, पक्का समझ गए, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कैसा बॉक्स था, क्यूबिकल बॉक्स था, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स था। मिटा दें पहले, बताइए कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। देखिए बेटा ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स नहीं था, ये एक्चुअली मेरे यार क्यूबॉइड बॉक्स था, क्या था, क्यूबॉइड, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, क्या क्यूबिकल बॉक्स है, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। अरे वो कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, लेंथ भी और ब्रेथ भी इक्वल होती हैं, सब एक साइड बराबर होती हैं। क्लियर, तो उस केस के लिए ये जो फॉर्मूला है क्या होगा, बोलिए, आप कह सकते हो यहाँ पे क्या, L बराबर B है, तो देखिए चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर दो, फॉर्मूला था आपका B बाई टू एल, बोलिए ये था, आप B की जगह L को सब्स्टिट्यूट कर दो या L की जगह B को कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अरे B की जगह L रख दोगे तो L कैंसिल हो जाएगा, खत्म बात, तो हाफ बचेगा। तो ये कब आएगा, जब आपका बॉक्स कैसा हो, बोलिए क्यूबिकल हो, क्यूबिकल बॉक्स हो, ठीक है, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, समझ गए। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। नोट करने वाली बात क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर सकता, कर भी सकता है मगर हमेशा करे, ये बात गलत है। ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट भी कर सकता है। देखिए फोर्स ऐसे लग रहा था तो ये इसको ऐसे टर्न करेगा क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लगे टॉर्क ताकि इस टॉपलिंग को रोक सके, कौन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये इस साइड से लग रहा है ताकि इसको बैलेंस कर सके। समझ गए, समझ गए। मान लो फोर्स इस साइड लग रहा होता तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस साइड से लगता, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है, खत्म बात। बोलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, खत्म कहानी, पक्का। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्लास 11th वाले बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल फोर्स एक्ट सो दैट block cannot topple but it can move on rough surface। देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक रफ सरफेस है और उस रफ सरफेस की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू बेटा, और उसके ऊपर एक ब्लॉक गिवन है और वो ब्लॉक कैसा है, क्यूब शेप का है। नोट में हमको गिवन है जो ये ब्लॉक है ये क्यूब के शेप में है, इसकी हाइट कह लो या एक साइड हमको h गिवन है, तो सारी साइड h होंगी, ये साइड भी h, ये साइड भी h, ये साइड भी h, क्योंकि क्यूब है बेटा। अच्छा ये ब्लॉक इस रफ सरफेस पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
अच्छा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा ताकि ये ब्लॉक टॉपेल ना करे। टॉपेल का मतलब रोटेट ना करे या कह लो रोल ना करे। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पे टॉपेल ना करे, कैन नॉट टॉपेल, इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉक ऐसे टॉपेल ना करे, बोलिए रोल ना करे। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, मूव कर सकता है, ये इस रफ सरफेस पे मूव कर सकता है बट टॉपेल ना करे, ठीक है, या कह लो रोल ना करे। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कैन नॉट टॉपेल का मतलब क्या है भाई? टॉपेल का मतलब यहां पे रोल करने की बात कर रहा है, तो रोलिंग नहीं होनी है भाई, रोटेट ना कर जाए। इसका मतलब क्या है? नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, सीधी सी बात है बेटा। क्लियर? तभी हम कहेंगे ये ब्लॉक टॉपेल नहीं करेगा। उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रॉम सेंटर ऑफ मास? मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास ये बेटा। चलिए सारे फोर्सेस पहले दिखा देते हैं जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे होंगे। एक तो आपको पता है इसके सेंटर ऑफ मास से क्या लग रहा होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड। क्लियर? ऑलवेज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और कैसा? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? अच्छा, नीचे वाला रफ सरफेस है, तो जैसे ही आपको पता है ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो इसको रोकने का काम कौन करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो नीचे वाला सरफेस इस क्यूब वाले ब्लॉक पे क्या लगाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा F, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा फोर्स होगा? ध्यान से देखिए, आपको पता है नीचे वाला सरफेस इस ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या लगाएगा? एक परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। वो किस तरफ होगा? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास से, इस पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी डिस्टेंस पे लगेगा? पहले तो देखते हैं कि अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा कि राइट साइड लगेगा? कैसे पता करें? चलिए मान लेते हैं, पहले देखिए, अगर लेफ्ट साइड ऐसे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, तो क्या होगा? खुद देखिए भाई, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा होगा? ये इसको ऐसे टॉपल कराएगा, बोलिए, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। खुद सोचिए, बोलिए, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, सेंटर ऑफ मास को देखिए, तो क्या कर सकता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, यानी कि ये टॉर्क ऐसे लाएगा क्लॉकवाइज। कैसा लाएगा? क्लॉकवाइज। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी देखिए, सेंटर ऑफ मास के अगर लेफ्ट साइड लग रहा होगा तो कैसा घुमाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, तो भैया ये ब्लॉक टॉपेल कर सकता है, रोल कर सकता है। मगर हमें क्या करना है? हमें तो नेट टॉर्क जीरो करना है, या कह लो रोल नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा लगाओ कि फ्रिक्शनल वाले टॉर्क को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टॉर्क काट दे। तो कैसे लगाना पड़ेगा? हम सेंटर ऑफ मास के राइट साइड लगा देते हैं। बोलिए, अगर हम अपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कहां लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास से राइट साइड लगाते हैं। कितनी डिस्टेंस पे? मान लेते हैं x डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास हम अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। तो आपको पता है ये कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। सी के अबाउट देखिए, ये n टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा? ऐसे। बोलिए, टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब चांसेस है कि टॉर्क जीरो हो सकता है, एक दूसरे को काट सकते हैं। क्लियर? तभी तो टॉपलिंग नहीं होगी, तभी तो ये रोल आउट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, अब हम क्या करेंगे? नेट टॉर्क जीरो कर देंगे। क्लियर? और नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो करेंगे? बोलिए, अबाउट हम करेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या करेंगे? अबाउट सेंटर ऑफ मास नेट टॉर्क जीरो करेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे नेट टॉर्क यहां भी जीरो कर सकते थे, इस पॉइंट पे कर सकते थे, इस पॉइंट पे जहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पास कर रहा है इस पॉइंट पे भी कर सकते थे। मगर यहां कर दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन टर्म ही गायब हो जाएगा। तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे? क्योंकि भाई अगर आप नेट टॉर्क अबाउट इस पॉइंट जीरो करोगे जहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पास कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो होगा,
क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका तो टर्म नहीं मिलेगा, आपको निकालना इसी का है। बोलिए डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही तो निकालना एक्स। तो अगर टॉर्क जीरो कर दिए इस पॉइंट पे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे है। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा h/2, कितना है h/2 डिस्टेंस पे। ध्यान से देखिए, अरे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी साइड की, h होगी, सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा, बोलिए h/2 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गया। अच्छा अब आइए देखते हैं, हम कह सकते हैं नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास नेट टॉर्क क्या होगा। देखिए सेंटर ऑफ मास से कौन सा फोर्स पास कर रहा है, mg, तो इसके वजह से तो टॉर्क जीरो होना है। कोई भी फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, या कह लो जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल लो वो उसी एक्सिस से पास कर रहा है फोर्स, तो उसके वजह से टॉर्क तो जीरो ही होना है। क्लियर? अच्छा अब आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स देखिए कितना लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास से h/2। देखिए तो फोर्स है हमारा फोर्स है हमारा F और h/2 हमारा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/2 बेटा, बोलिए h/2, और इसका फोर्स कितना है F। क्लियर हुई बात कि नहीं? साइन कैसा रहेगा, देखिए ये F फ्रिक्शनल फोर्स कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज होगा, तो हम साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, खत्म बात। क्लियर? अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। सेंटर ऑफ मास से देखिए टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो साइन पॉजिटिव लेंगे। टॉर्क ड्यू टू एन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये सेंटर ऑफ मास से जो अपना सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी डिस्टेंस पे है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, x है, r की वैल्यू x है और फोर्स हमारा n है। तो यहां से क्या कहोगे, बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि x इंटू फोर्स आपकी नॉर्मल रिएक्शन n। क्लियर हुई बात कि नहीं? ठीक है, और टॉर्क ड्यू टू mg तो जीरो ही होना है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। क्लियर? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं, बोलिए hf/2 माइनस का जो है इसको इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, तो यहां से कह देंगे क्या, देखिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास तो जीरो करना है, जीरो हो गया, फिर यहां से क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले टर्म को इधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, fh/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू एन हो जाएगा, खत्म बात। फिर यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन होता है। F की वैल्यू म्यू एन रख दीजिए, F की वैल्यू म्यू एन रख दीजिए, ठीक है, h/2 हो जाएगा, भाई F की वैल्यू म्यू एन रख दी, h/2 भी था, इक्वल्स टू x इंटू एन था, n से n मर जाएगा, क्या बचेगा, म्यू h/2 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलिए म्यू h/2 बेटा, ये अपना आंसर आ चुका है, नोट करिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा कितनी डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, x डिस्टेंस पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, बोलिए कितनी डिस्टेंस पे रखा होगा, म्यू h/2 बेटा, सेंटर ऑफ मास से, वो भी राइट साइड। क्लियर हुई बात की नहीं? तभी तो ये टॉर्क और ये वाला टॉर्क, फ्रिक्शनल के वजह से टॉर्क और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के वजह से टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तभी ये ब्लॉक हमारा टॉपेल नहीं करेगा, यानी कि रोल आउट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? अच्छा, रोल आउट नहीं करेगा तो ऐसे मूव करता रहेगा v वेलोसिटी से। क्लियर हुई बात की नहीं? यहां पे देखिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? समझ गए कैसे करना है? पक्का? तो चलिए कॉपी करिए। लाला ले उलाला रे, क्वेश्चन हो गया रे, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जेई और नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है
व्हाट टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के वजह से क्या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, इस डायग्राम को देख के बताओ बेटा। क्वेश्चन में हमको गिवन है एक वेज गिवन है और इस वेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा डिग्री गिवन है और इस वेज का सरफेस रफ है बेटा, नोट करने वाली बात ये है, और उसके ऊपर एक ब्लॉक m मास का रख दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है नोट ब्लॉक इज अ क्यूब, ये जो ब्लॉक हमको गिवन है ये एक क्यूब के फॉर्म में है और उसकी साइड हमारी 2a क्वेश्चन में ही गिवन है। क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, 2a के बराबर, खत्म बात। अच्छा, हमें नेट टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो चलिए फोर्स की बात आएगी तो सारे फोर्सेस जो इस मास के ऊपर लग रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता होगा कि इस mg पे क्या लग रहा होगा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, क्लियर। अच्छा, और आपने सुना होगा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होता था, याद करिए, थीटा होता था, नोट करिएगा। फिर यहां से आप क्या कर सकते हो, इस mg का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक हो जाएगा mg cos थीटा और एक हो जाएगा mg sin थीटा इस तरफ। तो यहां से आप कहोगे एक कंपोनेंट हो जाएगा क्या, mg, बोलिए cos थीटा मेरे बच्चे, एक हो जाएगा mg sin थीटा इस तरफ वाला। तो यहां से आप कहोगे कि एक हो जाएगा हमारा mg sin थीटा, बड़े आराम से। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई, ये मास mg sin थीटा से नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, मगर इस पे एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ताकि इसको रोक सके, क्योंकि रफ सरफेस है बेटा। तो इस पे क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स F भी लग रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, पक्का मेरे बच्चे। अच्छा, अब आई बात नॉर्मल फोर्स की। भाई ये देखिए, ये सरफेस देखिए ब्लॉक और वेज के कांटेक्ट में है, तो वेज इस ब्लॉक पे क्या लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, क्या नॉर्मल फोर्स सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा या सेंटर ऑफ मास के राइट साइड लग रहा होगा या लेफ्ट साइड रखा होगा, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा होगा, ये बातें आपके मन में चल रही होंगी। तो पहले मान लेते हैं कि भाई चलो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कहीं से भी लग रहा है, मुझे मतलब नहीं है। अब इतना क्लियर इतने छोटे से डायग्राम में कैसे करेंगे, तो इसको हम निकाल करके बाहर ले आते हैं और उसकी एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक की, ठीक है, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए बेटा। देखिए हमारे पास ये ब्लॉक है क्यूब के फॉर्म में, ठीक, सारी साइड्स बेटा 2a के बराबर है, ये साइड सारी साइड 2a के बराबर होंगी। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स क्या लग रहा है, mg cos थीटा, क्या लग रहा है, mg cos थीटा, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है mg sin थीटा, mg sin थीटा, मिलके मैंने आपको पीटा ये तो राइमिंग हो गया भैया, ठीक है। mg तो गायब हो जाएगा, इसको तो रिजॉल्व कर लिए। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके लोअर वाले सरफेस पे, वेज लगा रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ बेटा। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स, हाँ नॉर्मल फोर्स जो ये वेज लगा रहा होगा इस ब्लॉक के सरफेस पे परपेंडिकुलर। अच्छा, खुद सोचिए, आपको पता है ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे घुमाएगा, बोलिए, ये हमारे ब्लॉक को ऐसे टॉपल करा सकता है, क्योंकि ये टॉर्क कैसा प्रोड्यूस करेगा। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं टॉर्क की फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से देखिए ये ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको टॉर्क दे सकता है क्लॉकवाइज। तो उसको रोकने के लिए हमें एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए होगा। उसके लिए सेंटर ऑफ मास से हमारा नॉर्मल फोर्स लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड, उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास से राइट साइड रखना पड़ेगा। बोलिए, राइट साइड हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा, बोलिए, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे लगेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास से ये फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसको ऐसे कर सकता है, बोलिए हाँ या ना। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ताकि फ्रिक्शनल फोर्स का क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर सके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टॉर्क। क्लियर हुई बात की नहीं, समझ के। अब कई लोग सोच रहे होंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा, क्या इनके वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम टॉर्क कहां से निकालेंगे, इस बार सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं, तो इनके वजह से टॉर्क तो जीरो ही होना है, क्लियर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए बेटा, अगर हम कहें ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है बेटा, टोटल साइड कितनी है, बोलिए, साइड का वैल्यू कितना है, 2a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलिए, सेंटर ऑफ मास से a हो जाएगा। अरे हाफ ऑफ द साइड ही तो होगा, क्लियर। तो देखिए यहां से हम कहेंगे, बोलिए, नेट टॉर्क जीरो कर दो,
नेट टॉर्क जीरो कर दो, किसके अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास सी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालो बेटा जरा, क्या होगा, देखिए एक तो सेंटर ऑफ मास से, सॉरी देखिए सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे क्या लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा x है, और फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स n, ठीक। तो यहां से कहोगे टॉर्क कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा, क्लियर। ये नॉर्मल फोर्स कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टॉर्क पॉजिटिव होगा। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स को देखिए सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, डिस्टेंस a है, फ्रिक्शनल फोर्स f है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, बोलिए F इंटू आर हो जाएगा, बोलिए R इंटू एफ, तो कहोगे R यानी कि डिस्टेंस a है, क्लियर, और फोर्स कितनी लग रही है F, तो यहां से कहोगे एफ ए हो गया, क्लियर। साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, कैसा, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क, तो इसलिए साइन माइनस कर लिए। नेट टॉर्क अबाउट सी जीरो करना था तो जीरो कर दीजिए, बात खत्म। फिर यहां से कहोगे, बोलिए एफ ए पॉजिटिव हो जाएगा, इधर भेज दोगे तो इक्वल्स टू एन एक्स, क्लियर, एन एक्स। अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, भाई फोर्स हमारा कौन सा है, एन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो टॉर्क है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही तो एन एक्स क्या है, यही तो क्या है, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, क्या है, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, कितना है, बोलिए F इंटू ए, बेटा F क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, खुद सोचिए। देखिए आपने जैसे नेट टॉर्क जीरो किया है वैसे ही नेट फोर्स भी जीरो कर दीजिए, नेट फोर्स भी जीरो कर दीजिए, तो आपको पता है, बोलिए नेट फोर्स जीरो कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, इधर लगने वाली फोर्स F फ्रिक्शनल फोर्स और mg साइन थीटा इक्वल होंगे, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी। अरे मेरे बच्चे, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, पीछे लगने वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और आगे लगने वाली mg साइन थीटा इक्वल होंगे, तभी तो नेट फोर्स जीरो है, दोनों इक्वल होंगे, क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, कहने को ये भी कह सकते हो n इक्वल होगा किसके, mg cos थीटा के, ये भी लिख सकते हैं मगर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू mg साइन थीटा, तो f की वैल्यू यहाँ रख दो, बड़े आराम से क्या हो जाएगी, बोलिए a भी है तो कहोगे mg साइन थीटा a, क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए ये हमारा टॉर्क ड्यू टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, क्लियर, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, जो आपने देखा, आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास से ही सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं पास कर सकता है, उससे भी पास कर सकता है, या उसके लेफ्ट साइड लग सकता है सेंटर ऑफ मास के, या राइट साइड भी लग सकता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शिफ्ट कर सकता है टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, मेरे बच्चे बोलिए हाँ या ना, क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहें।